28 फरवरी 2026 रात के करीब 1:15 बजे इसराइल के करीब 200 से ज्यादा स्टेल्थ फाइटर और अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर सैकड़ों की संख्या में चुपके से ईरान की सीमा पार करते हैं। एक के बाद एक 1500 से ज्यादा जगहों पर एक्यूरेट स्ट्राइक की जाती है। नतांज, फोर्डो, इस्फहान और ईरान के सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स धमाकों से हिल जाते हैं। मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम, IRGC के कमांड सेंटर सब कुछ स्ट्राइक के निशाने पर होते हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ही एक ही हमले में मारे जाते हैं। उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के टॉप कमांडर, इंटेलिजेंस चीफ और दर्जनों हाई प्रोफाइल नाम एक ही रात में खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे कहा था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। इस पर ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के सुरक्षा के लिए जरूरी था और ईरान अभी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान चुप नहीं बैठता। कुछ ही घंटों में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च हो गए और टारगेट सिर्फ इजराइल या अमेरिका नहीं हुआ बल्कि कतर, दुबई, सऊदी और UAE जैसे गल्फ कंट्रीज हो गए और एक ही रात में पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन जाता है। और दोस्तों, अब ये जंग बन गई है लगभग 20 देश वर्सेस एक ईरान की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये जंग आखिर शुरू क्यों हुई? क्या ईरान ने सचमुच न्यूक्लियर बम बनाने की आखिरी दहलीज पार कर ली थी, या प्रॉक्सी आतंकवाद, बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ और बड़ा खेल था? दोस्तों, जंग तो शुरू हुई थी ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच। फिर पूरा मिडिल ईस्ट, गल्फ के देश और यूरोप अचानक से इस ईरान के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाबों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की रात को हुआ हमला कोई अचानक हमला नहीं था। ये उस कोल्ड वॉर का क्लाइमेक्स था जो पिछले 47 सालों से सन 1979 से सुलग रहा था। लेकिन हकीकत में ना दोस्तों, ये ईरान और अमेरिका की जो दुश्मनी है वो सिर्फ 1979 से नहीं बल्कि उससे भी कई साल पुरानी है। ये नफरत की कहानी शुरू होती है साल 1953 में। उस वक्त ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक। उस वक्त मोसादेक चाहते थे कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का है, लेकिन अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की M16 को यह मंजूर नहीं था। तो इन दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया और शाह यानी मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंप दी गई। अब दोस्तों, ये शाह जो था ये पूरी तरह अमेरिका के इशारों पर नाचता था और अगले 25 सालों तक ईरान पर इसी की तानाशाही चलती रही। इसी तानाशाही और पश्चिमी सभ्यता थोपे जाने के खिलाफ ईरानियों का गुस्सा फूटने लगा और नतीजा निकला साल 1979 की एक इस्लामिक क्रांति। दोस्तों, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे का वीडियो समझने के लिए बाकी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे आयतुल्लाह अली खामेनी और इसी रिवॉल्ट की वजह से शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे खामेनी, वही बन गए वहां के सुप्रीम लीडर जो अभी तक चले थे। अब दोस्तों, उसी साल ईरानियों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और करीब 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन के लिए बंधक बनाया गया। इसी दौरान ईरान ने अमेरिका को द ग्रेट सैटन मतलब बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सैटन का नाम दिया। ईरान का मानना था कि इजराइल इस मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अमेरिका की एक पूरी मिलिट्री चौकी है जो इस पूरे एरिया पर नजर रखती है। उसके बाद फिर ये दुश्मनी सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रुकी। ईरान ने एक बहुत ही शातिर चाल चली, एक रणनीति अपनाई जिसे हम प्रॉक्सी वार कहते हैं। साल 1979 की क्रांति के तुरंत बाद ईरान के सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। साल था 1980 जब पड़ोसी देश इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया था। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच करीब 8 साल तक वॉर चलती है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन ईरान झुका नहीं। लेकिन इस युद्ध ने ईरान को एक कड़वा सबक सिखा दिया। उन्होंने समझ लिया कि ना उनके पास अमेरिका जैसे एडवांस जेट है और ना ही सद्दाम की तरह दुनिया का समर्थन। इसी वजह से ईरान ने तय किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए एक अदृश्य सेना तैयार करेगा, प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा। और यही से कहानी में एंट्री होती है हिजबुल्लाह की। साल 1982 जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने लेबनान के शिया लड़कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, पैसा दिया गया और एक ऐसा संगठन खड़ा किया जिसका नाम रखा हिजबुल्लाह यानी अल्लाह की पार्टी। दोस्तों, ये हिजबुल्लाह जो था ना वो ईरान का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ। इसने न सिर्फ इजराइल को लेबनान से पीछे हटने को मजबूर किया बल्कि ईरान के लिए एक ऐसी फॉरवर्ड शील्ड बन गया जो इजराइल की सीमा पर तैनात थी। इसके बाद तो दोस्तों जैसे एक सिलसिला सा शुरू हो गया। 2000 के दशक में ईरान ने गाजा के
से हमास को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। उसके बाद ईरान की नजर पड़ी यमन पर। वहाँ हुती विद्रोहियों को तैयार किया गया। ये हुती लोग यमन के उत्तरी इलाके में जायदी शिया लड़ाके थे, जिन्हें ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी दी। हुतियों का इस्तेमाल ईरान ने सऊदी अरब को डराने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रेड सी पर कंट्रोल करने के लिए किया। दोस्तों, यहाँ ईरान ने डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन सब जानते थे कि पैसा, मिसाइल, ड्रोन सब तेहरान से आ रहा था। ईरान की जो ये रणनीति थी वो बिल्कुल साफ थी कि इजराइल और अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटे बिना उनके चारों तरफ एक ऐसा रिंग ऑफ द फायर बना दिया जाए जिसकी वजह से वो कभी चैन से ना बैठ सके। दोस्तों, ये जो प्रॉक्सी वॉर और ये जो मिसाइल थे वो आज चल रही इस वॉर के बस छोटे छोटे कारण थे। इस आज के वॉर का सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ईरान की जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत थी वो किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने ही की थी। साल 1957 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था, उस वक्त ईरान का जो शाह था वो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो में बात की है। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद यही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका की सबसे बड़ी सिरदर्द बन गई। सालों तक ईरान कहता रहा कि उसका प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, लेकिन साल 2002 में पूरी दुनिया को पता चला कि पहाड़ों के नीचे नतांज और फोर्डो जैसी जगहों पर ईरान यूरेनियम को इनरिच कर रहा है। इनरिच का मतलब होता है किसी भी चीज को शुद्ध करना, यानी उस चीज की प्योरिटी को बढ़ाना। और इस पर इजराइल का दावा था कि ईरान शांति के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। तनाव इतना बढ़ गया कि 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान JCPOA के तहत एक न्यूक्लियर डील तय हुई। शर्त सीधी थी, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड रखेगा और बदले में पूरी दुनिया उस पर लगे जो आर्थिक सैंक्शन थे उसे हटा देगी। अभी आप कुछ सालों तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही 2018 में ट्रम्प की सरकार आई, उसने एक ही झटके में इस डील को इतिहास की सबसे खराब डील बताकर तोड़ दिया और लॉजिक दिया कि ईरान इस डील की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइलों का दम बढ़ा रहा है। अब जैसे ही ये डील टूटी, उसके बाद जो ईरान ने किया उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। ईरान ने फिर से तेजी से यूरेनियम को इनरिच करना शुरू कर दिया। यहाँ दोस्तों एक टेक्निकली बात समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर से बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक एनरिच करना पड़ता है, यानी शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन इसी यूरेनियम से एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए उसे 90% तक ले जाना होता है। और यहाँ 2024 के आखिर तक एक न्यूज आई कि ईरान 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर चुका है। साइंटिफिकली लैंग्वेज में इसे ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है, यानी ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाने से बस एक कदम पीछे था। 2025 में एक IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें दावा किया गया कि अब ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो कुछ ही हफ्तों में 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। लेकिन दोस्तों असली तनाव तो तब शुरू हुआ जब 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच में दशकों से चल रहा शैडो वार खुलकर सामने आ गया। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ईरान ने सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इस वक्त अमेरिका में सरकार ट्रम्प की नहीं बल्कि जो बाइडेन की थी। अब इस ईरान के वार के बदले में इजराइल ने भी पलटवार किया, लेकिन मामला यही तक नहीं रुकता। जून 2025 में फिर से दोनों देशों के बीच करीब 12 दिनों की भीषण जंग होती है और इस बार अमेरिका ने भी सीधा दखल दिया और ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ईरान पीछे नहीं हटा। सुप्रीम लीडर खामेनी की भाषण और भी आक्रामक हो गए। वो बार बार कहता रहा कि इजराइल को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा और उधर हिजबुल्लाह और हुतियों के हमले और घातक हो चुके थे। अब यही एंट्री होती है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की। 2024 का चुनाव जीतकर ट्रंप फिर से 2025 में व्हाइट हाउस पहुंचे। उसने आते ही साफ कर दिया कि अब डिप्लोमेसी और समझौतों का वक्त खत्म हो चुका है। ईरान अब सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। अब जनवरी 2026 तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी रिपोर्ट दी जिसने पूरी खलबली मचा डाली। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हमलों के बावजूद ईरान ने अपने सबसे सीक्रेट और गहराई में बने ठिकानों में न्यूक्लियर बम की असेंबली शुरू कर दी थी। मतलब वो अभी ब्रेकआउट के आखिरी स्टेज पर थे। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू ने एक फैसला किया, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उसे खत्म कर दो। अब दोस्तों इस बार जो मिशन था वो सिर्फ न्यूक्लियर साइट को तबाह करना नहीं बल्कि रेजिम चेंज यानी पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकने का था। और इसी खतरनाक प्लान का नतीजा 28 फरवरी 2026 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के करीब 1:15 बजे अमेरिका के एयरफोर्स 1 से एक कोड वर्ड जारी होता है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, मतलब इतिहास का सबसे फास्टेस्ट हमला। उधर इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन रोरिंग लॉयन का नाम दिया। दोस्तों ये कोई साधारण हवाई हमला नहीं था
बल्कि आधुनिक युद्ध के इतिहास का सबसे एक्यूरेट और सबसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के सबसे पहले चरण में अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स और इजरायल के करीब 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देते हुए उसकी सीमा में प्रवेश किया। अगले कुछ ही घंटों में 1500 से ज्यादा एक्यूरेट स्ट्राइक की गई। निशाना थे ईरान के सबसे सीक्रेट साइट नतांज, फोर्डो और इस्पाहान के न्यूक्लियर प्लांट्स। हमले इतने भीषण थे कि पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे बने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया। और सिर्फ न्यूक्लियर साइट ही नहीं, बल्कि ईरान की रीढ़ माने जाने वाली मिसाइल की फैक्ट्रियां, जहां शादाब 3 और फतेह 110 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बनती थी, उन्हें भी पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया। ईरान का प्राइड कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, रशिया का S-300 और ईरान का सेल्फ मेड बावर 373 पहले ही कुछ घंटों में बेकार कर दिया गया। यहाँ तक कि चाहबार पोर्ट पर खड़े ईरान के नेवी के जामरान क्लास पोर्ट के जहाजों को भी उन्होंने गहरे समुद्र में डुबो दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी रात का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी आना बाकी था। तेहरान के जिस सेंट्रल कंपाउंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता था, वहाँ एक मिसाइल की एक्यूरेट स्ट्राइक होती है। और अगले दिन जब सूरज निकला तो ईरान ने जो कंफर्मेशन दी तो उसने पूरे दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी उस हमले में मारे जा चुके थे। उनके साथ ही डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के टॉप कमांडर्स और इंटेलिजेंस चीफ समेत लगभग 50 बड़े अधिकारी एक ही रात में खत्म हो गए। अगर अमेरिकी अधिकारियों के शब्दों में कहे तो ईरान की टॉप लीडरशिप को एक ही झटके में नक्शे से मिटा दिया गया। अब हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने भी वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन का हमला। IRGC ने इसे नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान की रणनीति इस बार बिल्कुल साफ थी, अगर हम डूबेंगे तो सबको साथ में लेके डूबेंगे। ईरान जानता था कि सिर्फ इजराइल और अमेरिका पर पलटवार करने से जंग नहीं रुकेगी, उसे पूरी दुनिया को दर्द महसूस कराना था ताकि इंटरनेशनल प्रेशर बन सके और ट्रम्प को पीछे हटना पड़े। और इस दर्द को पहुंचाने के लिए ईरान ने निशाना बनाया गल्फ के उन अमीर देशों को जो अमेरिका के सबसे करीबी साथी थे। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। इन देशों में न सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस है, बल्कि हजारों अमेरिकी सैनिक भी तैनात है। और ईरान ने इन्हीं बेसेस को टारगेट किया। लेकिन दोस्तों, वो यही नहीं रुका, बल्कि उसने जानबूझकर इन देशों के सबसे संवेदनशील और सबसे आर्थिक ठिकानों पर हमले किए। चाहे वो दुबई का आलीशान जेबल अली पोर्ट हो या सऊदी की सबसे लार्जर आरामकी रिफाइनरीज। ईरान का मैसेज क्लियर था, अगर आप अमेरिका के साथ खड़े रहे तो आपकी तरक्की, आपकी सुरक्षा और आपकी ग्लोबल इमेज सब बारूद के ढेर पर होगी। उसके बाद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर का करीब 20% कच्चा तेल और LNG गुजरता है। ईरान ने वहां भी जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए और ऐलान किया कि अब यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटक गई। लेकिन दोस्तों, यही ईरान से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। उसकी जो ये डराने वाली रणनीति थी ना, वो पूरी तरह बैकफायर कर गई। गल्फ के देशों ने ये सोचा कि अगर आज चुप रहे तो ईरान उनकी सालों की मेहनत और इकोनॉमी को तबाह कर देगा। और नतीजा ये हुआ कि जिन अरब देशों के साथ ईरान के रिश्ते अभी सुधर रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए। और सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि इस आग में पूरा यूरोप भी कूद पड़ा, क्योंकि हार्मुज बंद होने से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। यूरोप के लिए ये सिर्फ अब मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रही, बल्कि उनकी अपनी रसोई और फैक्ट्रियों को बचाने की जंग बन गई। यूके ने अपने साइप्रस बेस पर एयर डिफेंस चालू कर दिए, फ्रांस ने नेवी भेज दी और जॉर्डन ने आसमान में ईरानी मिसाइलों को गिराना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जो जंग अमेरिका, इजराइल वर्सेस ईरान के बीच शुरू हुई थी, वो अब लगभग 10 देश वर्सेस अकेले ईरान के बीच हो गई। अब दोस्तों, आते एक सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इसमें दोष किसका है और ये जंग आखिर इतनी बड़ी कैसे बन गई? अगर ईरान की साइड से देखे तो वो कहता है कि ये सब आक्रामकता का नतीजा है। अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के उसकी जमीन पर हमला किया, उसके लीडर को मार डाला, उसकी सिक्योरिटी को खत्म करने की कोशिश की। ईरान का दावा है कि उसका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो एक पीसफुल प्रोग्राम है और वो अपनी रक्षा के लिए जवाब दे रहा है। लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। दशकों से ईरान ने प्रॉक्सी वॉर के जरिए इस पूरी एरिया में दहशत फैलाई है, अस्थिरता फैलाई है। इजराइल पर हमले, अमेरिकी बेस पर अटैक, जहाजों को हाईजैक करने की कोशिश, ये सब ईरान की पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं। IAEA की रिपोर्ट साफ कहती है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की दहलीज पर पहुंच चुका था। तो ईरान के आक्रामकता ने ही इजराइल और अमेरिका को प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने का बहाना दिया। अब अगर अमेरिका और इजराइल का पक्ष देखे तो ट्रंप और नेतन्याहू ने साफ ही कह दिया था
कि ईरान को कभी न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देंगे। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या सारे डिप्लोमेसी के रास्ते खत्म हो चुके थे? JCPOA जैसी डील को फिर से शुरू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों सीधे लीडरशिप को ही टारगेट किया गया? कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ न्यूक्लियर रोकने की जंग नहीं थी, ये ईरान की रीजनल इन्फ्लुएंस को खत्म करने की इजराइल की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की जंग थी। रेजिम चेंज का भी एजेंडा छिपा नहीं रहा, लेकिन इस हमले ने जंग को रीजनल बना दिया और आम लोगों की जाने गई। गलती दोनों साइड की है। ईरान ने अपनी पॉलिसी से खतरे बढ़ाए और अमेरिका और इजराइल ने बिना सोचे समझे बड़े हमले कर दिए। लेकिन असली जड़ ईरान अपने रीजन में मजबूत बनना चाहता था और इजराइल अमेरिका उसे रोकना चाहते थे। गल्फ और यूरोप शामिल हुए क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लग गई। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी की जंग बन गई। और अब सवाल रहा कि हम इंडियन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो हमारा 40 से 50% तेल इसी रास्ते से आता है। कीमतें अगर $100 प्लस पहुंची तो पेट्रोल और डीजल 120 से 130 तक जा सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, हमारा ट्रेड डिफिसिट और भी बड़ा हो जाएगा। सरकार अल्टरनेटिव रूट्स बढ़ा रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका दर्द होगा। हमारा स्टैंड बैलेंस रहेगा, ईरान से भी रिलेशन बनाए रखना और अमेरिका के भी क्लोज रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।